Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are going to talk about the summary of chapter 2 enzymes. ये chapter बहुत easy है, that's why मैंने इसी से start लिया है. ये summary एमडी-कैट के बच्चों के लिए भी है और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी है. जो बच्चे एमडी-कैट को और फर्स्ट ईयर को साथ साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इस स्ट्रैटेजी से करें. पहले आप एंजाइम चैप्टर को अच्छे से कर लें किसी भी वीडियो लेक्चर से, देन अपनी बुक पढ़ें. उसके बाद आप नोट्स बनाना चाहें बना लें, बट अगर ये समरी पढ़ेंगे तो मोर देन इनफ होगा. उसके बाद जब आप इंटर पढ़ लेंगे एंड देन फर्स्ट ईयर के रिवीजन पे आएंगे तो यही समरी रिवाइज़ करेंगे तो ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि लिटरली ये समरी नहीं है, ये पूरा चैप्टर है. मैंने इसमें टॉपिक्स वो नहीं रखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमडी-कैट के सिलेबस में इंक्लूड है, क्योंकि वी ऑल नो एमडी-कैट का सिलेबस किसी हद तक फॉलो किया जाता है, पूरा नहीं किया जाता. तो यस, हम लोग समरी करेंगे चैप्टर एंजाइम की और इसी से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह. फिर हर चैप्टर की समरी किया करेंगे जो एमडी-कैट में इंक्लूड है. उसके बाद अगर टाइम बचेगा दैन फिर उन चैप्टर्स को भी कर लेंगे जो आपके एफएससी में इंक्लूड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एंजाइम? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कैटेलाइज करते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर हम डाइजेशन की बात करें तो हमारा खाना जो हम खा रहे हैं ये कैसे डाइजेस्ट हो रहा है? ये डाइजेस्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम. आपने डाइजेशन चैप्टर अभी तक पढ़ लिया होगा, आपने पढ़ा होगा इतने सारे एंजाइम्स होते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन, लाइपेज, प्रोटीज. ऑफ कोर्स वो प्रोटीन पे काम कर रहे होते हैं, लाइपेज लिपिड पे काम कर रहा होता है. तो ये सारे क्या हैं? ये एंजाइम है. जब भी हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो हम हमेशा यही कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे माउथ में जो स्लाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज. तो आपने देखा होगा कि एज लगा हुआ है हर एंजाइम में और वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है. अब ये कैसे करता है, क्या करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको एसिलरेट करवा रहे होते हैं, इनहिबिट करवा रहे होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो बेसिकली एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक का मतलब है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा और हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते. दैट कैटेलाइज स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम. ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा मर जाता है तो वो खाने को डाइजेस्ट कर लेगा, उसकी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे होंगे. नहीं, ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं अपने काम को. ठीक है. इसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ये होता है कि ये एसिलरेट कर देता है केमिकल रिएक्शन को. अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो ऐसा है कि वो डाइजेस्ट हो रहा है, उसकी डाइजेशन एंजाइम की वजह से हो रही है और वो जल्दी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम. क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन अगर कोई बग़ैर एंजाइम के 20 मिनट में हो रहा है तो एंजाइम की वजह से वो 5-10 मिनट में हो सकता है. तो केमिकल रिएक्शंस को जो एसिलरेट करता है वो हमारा एंजाइम होता है, मेकिंग लाइफ प्रोसेसेस पॉसिबल. अब जब हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, एनाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास एक मेटाबॉलिज्म है, उसमें एनाबॉलिज्म भी आ जाता है, कैटाबॉलिज्म भी आ जाता है. जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोमर्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स में. तो ये वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, मोनोमर्स, पॉलीमर्स. और आपने यही याद रखना है कि मेकिंग लाइफ प्रोसेसेस पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम. कंपोजिशन ये है कि मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. प्रोटीनेशियस इन नेचर का मतलब है कि ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये लिपिड इन नेचर नहीं होते, ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर नहीं होते. इनकी जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम क्या करते हैं? फॉलोइंग आर दी सम कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म में. ठीक है. आपने पढ़ा होगा हमेशा कि सेल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है और फिर सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल के बिटवीन में कंपोजिशन है इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है. ये जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. जो एंजाइम्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं प्रोटोप्लाज्म में.
और एक बार हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि सिंथेसाइज होते हैं सेल्स में। ऐसा नहीं है कि हम बाहर इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, नहीं, सेल्स में ही सिंथेसाइज होंगे, बनेंगे सेल में ही। इसके बाद दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक इन नेचर। तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट के एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लाइपेज एंजाइम है वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर लेगा, अमाइलेज है वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर लेगा, नहीं। कुछ एंजाइम्स हैं, सारे एंजाइम्स हैं जो स्पेसिफिक इन नेचर हैं और वो स्पेसिफिक ही चीज़ों पे काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक ही केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव साइट है। तो ऑफ कोर्स एंजाइम के पास सबस्ट्रेट जॉइंट होता है, बाइंड होता है, देन फिर उसका रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो उसके पास एक पर्टिकुलर साइट होती है जो रिएक्ट करती है सबस्ट्रेट के साथ, और वो साइट है हमारी एक्टिव साइट। स्पेसिफिक पर्टिकुलर साइट होती है टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट जॉइंट होगा एंड देन फिर रिएक्शन परफॉर्म होगा। अब हमारे पास एक पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर 4, कि एंजाइम एक्टिविटी एक्सेलरेट होती है बाय सर्टेन आयंस और सॉल्ट। उसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, क्लोरीन है, ये सारे एक्टिवेटर्स होते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। तो ये एक्सेलरेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रही है तो उसको हम एक्टिवेटर कहेंगे, और कुछ चीज़ें होंगी जो एंजाइम को इनहिबिट कर रही होंगी, उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। और उसमें हमेशा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इवन एंजाइम कंसंट्रेशन, जो चीज़ एंजाइम की एक्टिविटी को ख़राब कर रही होती है, कम कर रही होती है। पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिविटी, ऑफ कोर्स एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे ही काम कर सकते हैं। आपने डाइजेशन चैप्टर में हमेशा पढ़ा होगा कि अमाइलेज की इतनी, पेप्सिन की इतनी पीएच है, ट्रिप्सिन की इतनी पीएच है। तो 1.2 1.4 होती है पेप्सिन की, और इवन ट्रिप्सिन की होती है 8। तो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम ऐसा नहीं है कि अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है और वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट पे काम कर सकता है तो एसिडिक में भी काम कर लेगा, नहीं। वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, उसकी जितनी पीएच होगी वो उसी पे काम कर सकेगा। जबकि जो टेम्परेचर है उसमें भी यही होता है कि अगर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम काम कर सकता है, सबसे बेहतरीन टेम्परेचर वो होता है 37 सेल्सियस, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है, 104 फ़ारेनहाइट होता है। तो इस पे एंजाइम सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। लेकिन अगर आपको फीवर है और वो 104 है, ठीक है, तो क्या होगा, एंजाइम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम बिल्कुल डी नेचर हो चुका होता है 100 सेल्सियस पे। तो ये चीज़ें हैं, ये आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में भी पढ़ेंगे। केमिकल अनचेंज का मतलब है कि एंजाइम ने एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया है और वो केमिकली अनचेंज हो गया है ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शंस। इसको हम कहते हैं केमिकली अनचेंज, कि कभी भी किसी भी सूरत ऐसा नहीं है कि अगर ये केमिकल रिएक्शन को इसने परफॉर्म किया है तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। अगर हम किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्टेंट के तौर पे काम नहीं करता, ये एक्सेलरेटर के तौर पे काम करता है, ये बायो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। जो हमें रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मिल गया लेकिन फिर भी हमें वापस से एंजाइम मिल जाता है। इसके अलावा अब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है, तो हमें पता है कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, फिब्रस प्रोटीन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये 3D होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्टिव साइट्स होती है, स्पेसिफिक चार्ज प्लेट है जिसके ऊपर एक्टिव साइड में चार्ज नेगेटिव होता है, एंड इसी पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, फिर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा। अच्छा, अब बाइंडिंग साइट है और कैटालाइटिक साइट है। तो जो एक्टिव साइट होता है ना एंजाइम का, उसके पास 2 रीजन होते हैं, एक होता है बाइंडिंग साइट और एक होता है कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट ऑफ कोर्स वो रीजन है जहाँ पे अमाइनो एसिड्स टेम्परेरी बॉन्ड बनाएंगे विद सबस्ट्रेट, ठीक है। जबकि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैटालाइटिक एक्टिविटी। कैटालाइटिक एक्टिविटी का मतलब है कि वो कैटालाइटिक रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिन्होंने बाइंड कर लिया सबस्ट्रेट को, और कुछ हैं जो कैटालाइटिक रिएक्शन को परफॉर्म करवाएंगे, तो उनको हम कैटालाइटिक साइट कहते हैं और एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। ओके, वी ऑल नो कि कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम में हम यही पढ़ेंगे कि एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन, और हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है जो इस पे चार्ज होता है नेगेटिव, और वो होता है एक्टिव साइट, और वो ही रिएक्ट करता है विद स्पेशल सब्सटेंस जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। कंपोनेंट में प्रोटीनेशियस पार्ट होता है और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पूरे के पूरे प्रोटीन पार्ट से बने हुए होते हैं, उसको हम एपो एंजाइम्स कहते हैं। जबकि वो एंजाइम्स
जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट से बना होता है उसको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। अब ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं इसमें हम पढ़ेंगे जो प्रोटीन पार्ट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नाम है सबके। तो ये जो कोफैक्टर्स हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक भी होते हैं इनऑर्गेनिक भी होते हैं। जैसे कि हम मेटालिक आइंस के बारे में बात करें, कोएंजाइम्स हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं एंजाइम से। इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स ये विटामिन से मिलके बनते हैं। जैसे आपने NAD वगैरह के बारे में सुना होगा, NAD FAD ये कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं और ये डेरिवेटिव्स होते हैं विटामिन्स के। इंशाल्लाह आप लोग MBBS में डिटेल्स में पढ़ेंगे विटामिन्स, और आप पढ़ेंगे कि विटामिन B1 B2 B3 इनसे डेरिवेटिव्स बन रहे होते हैं। NAD FAD B1 से बनता है जिसको हम थायमाइन कहते हैं। तो ये चीज़ है कि डेरिवेटिव्स अभी जो इस लेवल पे आपने याद रखना ना, ये रखना है कि कोफैक्टर्स में कोएंजाइम आ जाता है जो ऑर्गेनिक पार्ट है, जो डेरिवेटिव है विटामिन का, लाइक NAD और FAD रिस्पेक्टिवली, और ये बिहेव करता है इनऑर्गेनिक की तरह। क्योंकि इनऑर्गेनिक की तरह ऐसे बिहेव करता है क्योंकि ये अटैच हो जाता है एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड देन फिर डिटैच हो जाता है। इसका मतलब है कि जगह छोड़ देता है और वापस से हमें सबस्ट्रेट अलग मिल जाता है। तो ये चीज़ है। फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब है कि जो अदर टाइप होती है ना, अदर ऑर्गेनिक कोफैक्टर की, उसको हम प्रोस्थेटिक कहते हैं। इसका मतलब है कि ये डिटैच नहीं हो सकता, ये कोवलेंटली बाउंड होता है। कोवलेंटली बाउंड का मतलब है कि ये बिल्कुल डिटैच हुआ होगा और इसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज़ बाउंडेड कोवेलेंटली एंड द परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम, मतलब डिटैच नहीं हो सकता। जो मैग्नीशियम है उसके पास पोरफायरिन रिंग होती है। जो मैग्नीशियम है वो कंटेन करता है पोरफायरिन ऑफ द क्लोरोफिल, और उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये चीज़ है प्रोस्थेटिक ग्रुप में। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट, और देन ये परफॉर्म करता है कैटालाइटिक एक्टिविटी को। ये जो कैटलिस्ट है, ये जो कैटालाइटिक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द कोफैक्टर हो रहा है। अब ये जो कोफैक्टर है ये ऑर्गेनिक भी होता है, ये इनऑर्गेनिक भी होता है। ये जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है इसको हम मेटालिक आइंस कहते हैं, और ये डिटैचेबल होते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक मेटालिक आइंस और ये डिटैचेबल है, इसका नाम होता है एक्टिवेटर्स, ठीक है। आगे आप डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे, बिकॉज ये डिटैच हो सकता है, कभी भी अटैच होगा एट द टाइम ऑफ द सबस्ट्रेट एंड देन फिर हमें वापस से मिल जाएगा। जो अदर कोफैक्टर है जो ऑर्गेनिक होता है वो कोएंजाइम होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों ही ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, और इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क में कोएंजाइम आ जाता है जो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द एंजाइम, परमानेंट पार्ट नहीं है, जबकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो परमानेंट पार्ट है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एंजाइम है, उसमें एपो एंजाइम आ जाता है और होलो एंजाइम आ जाता है। ये जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम है विदाउट कोफैक्टर उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये देखो, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है विदाउट कोफैक्टर, इसमें कोफैक्टर क्या, कौन सा पार्ट था? कोफैक्टर था नॉन प्रोटीन पार्ट। इसका ही मतलब है कि जो प्रोटीनिशियस पार्ट है सिर्फ और सिर्फ एंजाइम का उसको हम एपो एंजाइम कह रहे हैं। लेकिन याद रखना कि एंजाइम कभी भी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ काम नहीं कर सकता, इसको नॉन प्रोटीन पार्ट ज़रूर चाहिए होता है। मतलब इसको एक्टिवेटर ज़रूर चाहिए, इसको ऑफकोर्स को एंजाइम ज़रूर चाहिए, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी चाहिए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये MCQ पूछ लेते हैं हमेशा, इनएक्टिव होता है। इसके अलावा जो होलो एंजाइम है वो एक्टिव होता है, मतलब ये ज़रूर फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। कॉन्जुगेटेड एंजाइम है ऑफ कोर्स विद कोफैक्टर, मतलब नॉन प्रोटीन और प्रोटीनिशियस पार्ट इज़ आल्सो नोन एज होलो एंजाइम। एंजाइम एग्जांपल के तौर पे हम पेप्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइक पेप्सिनोजिन है तो इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की, और इसको एक्टिवेट कौन करवाता है? इसको एक्टिवेट करवाता है हमारा HCl, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि पेप्सिन है और वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजिन। जब HCl आता है देन फिर ये जो पेप्सिनोजिन है कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, एंड देन फिर रिमूव करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को जो ब्लॉक कर रहा होता है एक्टिव साइट को। इंड्यूस फिट मॉडल। अब इसमें पहले आपने ये याद रखना है कि सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट से और फॉर्म करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को। उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट है कि कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, जबकि ये अटैच हुआ होता है एंजाइम के साथ। इस फैक्टर को हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड देन फिर ऑफ कोर्स हमें प्रोडक्ट अकेले चाहिए, एंजाइम अकेले चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से
अनबाइंड हो जाता है, ठीक है, डिटैच हो जाते हैं। और इस प्रोडक्ट को हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास एक अलग प्रोडक्ट आ गया, एक अलग एंजाइम आ गया। तो हमने क्या कहा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। क्यों? क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है। एंड देन फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो चुके हैं। प्रोडक्ट रिलीज हो गया फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं है कि एंजाइम के साथ ही हम इसको बाइंड करके रखेंगे। हमें प्रोडक्ट अकेले चाहिए, अलग से चाहिए, ताकि वो परफॉर्म अपना रिएक्शन। लाइक अगर हम डाइजेशन की वापस से बात करें तो क्या होगा, हमें अगर लिपिड से हमें फैटी एसिड्स मिल चुके हैं तो फिर हमारे ब्लड में जाएगा ना, लेक्टियल्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाय से वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं। तो ये चीज़ है, ये आपने याद रखनी है कि ऐसा नहीं होता कि वो एंजाइम के साथ ही बाइंड करा रहेगा। नहीं, हमें अकेले से भी प्रोडक्ट चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास मोड ऑफ एंजाइम एक्शन है, लॉक एंड की मॉडल है। तो ये एमिल फिशर ने 1898 में प्रपोज करी थी। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो पर्टिकुलर एंजाइम होता है ये एक्ट करता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे। लाइक पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक बाय अ पर्टिकुलर की। तो यही चीज़ है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के पास एक रिजिड कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है जो अलाउ करता है कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ। जबकि जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसको प्रपोज किया था कॉशलैंड ने इन 1959। और हमेशा डेट्स नहीं पूछते, 1-2 साल में ऐसा हुआ है कि डेट्स पूछ ली थी, लेकिन वो स्टेप वगैरह ने टेस्ट लिए थे। लेकिन हमारे एमडीकैट में टेस्ट में कभी भी ऐसे ईयर्स नहीं पूछे जाते, तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि कोशलैंड ने प्रपोज किया था एक अनदर मॉडल विद द नेम ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल। और इन्होंने कहा था कि सबस्ट्रेट कंबाइन होता है एंजाइम के साथ एंड देन ये इंड्यूस करवाता है, चेंज करवाता है एंजाइम के स्ट्रक्चर में। और ये जो चेंज है ये इनेबल करता है, एबल टू डू कहते हैं, इनेबल का मतलब होता है, मतलब करवाता है एंजाइम को टू परफॉर्म स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली। इसका मतलब है कि अगर एंजाइम की शेप चेंज ना हो तो वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म ना कर सके। तो यही चीज़ है, ये इंड्यूस फिट मॉडल कहलाती है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग इंड्यूसेस अ चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर इनेबलिंग मोर एफिशिएंट कैटालिटिक एक्टिविटी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो मिनिमम एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर होती है टू एक्टिवेट एटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें जब बिज़नेस करना है तो हमें पैसे चाहिए, वैसे ही एंजाइम को अगर अपना फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। और वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है टू एक्टिवेट एटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रोल ऑफ एंजाइम्स है, तो एंजाइम लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ आ रिएक्शन को, अलाउ करता है ताकि मोर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकें। एंजाइम्स अगर विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी काम करेंगे तो उनको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हमेशा हम जब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देख रहे होते हैं ना फ्री एनर्जी की, तो जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कम होगी। लेकिन अगर एंजाइम के पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है तो उसकी प्रोग्रेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ है कि एक्टिवेशन एनर्जी है। और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स द ब्रेक डाउन ऑफ सर्टेन कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें तो उनको ओवरकम करना पड़ता है सफिशिएंट एनर्जी को टू ओवरकम अ बैरियर। इस बैरियर को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये बैरियर कम होता है तो उनकी जो एक्टिविटी है, प्रोग्रेस है, वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, बुक की लाइन है आपकी और इसको ज़रूर याद रखिएगा कि नॉन लिविंग सिस्टम में कैसे काम होता है। नॉन लिविंग सिस्टम में एंजाइम नहीं होते तो वहाँ पे हम हीट को यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द इफेक्टिव कोलेजन एंड देन फिर वर्क करते हैं काइनेटिक एनर्जी। बट इन लिविंग सिस्टम हीट कभी भी काम नहीं कर सकती टू इंक्रीज द इफेक्टिव कोलेजन। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, हमारे एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। बायोमोलिक्यूल सेंसिटिव है हीट के, सो द सिस्टम डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हिज एक्टिवेशन एनर्जी बाय एंजाइम। और ये इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है एंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन कि ये लो कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एंजाइम रिएक्ट करते हैं विद द एनर्जी रिच एंड द एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। सो यस, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स लो है
तो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इन दिस वे एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लोअर्ड बाय द एंजाइम, बट एक्शन इक्विलिब्रियम में जो इफ़ेक्ट होता है इक्विलिब्रियम का, ये चेंज नहीं होता। एंजाइम डू नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाए। अगर 2 ग्राम रिएक्टेंट है तो वो उतना ही रहेगा, कंसंट्रेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगी। ओके, की पॉइंट्स यही है कि एंजाइम एनर्जी बैरियर होता है, एंजाइम हेल्प करता है टू ओवरकम दिस बैरियर मेकिंग रिएक्शंस मोर एफिशिएंट। हीट सेंसिटिव हेल्प करता है टू ओवरकम दिस बैरियर मेकिंग रिएक्शंस मोर एफिशिएंट। हीट सेंसिटिविटी में भी यही है, लिविंग सिस्टम कैन नॉट यूज़ हीट टू इंक्रीज इफेक्टिव कोलेजन, सो एंजाइम प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, और ये लो कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत अच्छे से करना है। लिटरली इससे एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं एफएससी में भी, और एमडीकैट में तो ज़रूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में आप हमेशा पढ़ेंगे अबाउट टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दी टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा इफेक्ट करता है मॉलिक्यूलर मोशन को, एंजाइम एक्टिविटी को। कैसे? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 सेल्सियस। थर्मोफिलिक एंजाइम्स के बारे में हमेशा बात करते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो 70 सेल्सियस और हायर पे भी काम कर सकते हैं। आप हमेशा यही पढ़ेंगे, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सर्वाइव करते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, और उसको हम थर्मोफिलिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ये लो होता है, मतलब 70 सेल्सियस और हाई होता है। तो ये जो एंजाइम्स है ये हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर में एट हाई टेम्परेचर वॉशिंग। सो डीनेचुरेशन वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं कि एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर पे, लाइक 100 सेल्सियस। तभी कहते हैं कि फ़ीवर बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा बॉडी में, एंड देन ऑफ कोर्स डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम अबाउट पीएच बात कर लेते हैं। एलेस्टोरिक मॉड्यूलेशन और ओके, अब हमारे पास ना एलेस्टोरिक मॉड्यूलेशन है, इसमें हम इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स और रिवर्सिबल इंटरेक्शंस के बारे में बात करता है कि वो एलेस्टोरिक इनहिबिटर्स जो बाइंड करते हैं एंजाइम से अवे फ्रॉम एक्टिव साइट, वो रिड्यूस कर देते हैं एक्टिविटी को। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट कि इनहिबिटर्स इनहिबिट ही करेंगे, रिड्यूस ही करेंगे एक्टिविटी को, जबकि जो हमारे पास एक्टिवेटर्स होते हैं वो बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ एंड देन इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी को, एक्सेलरेट कर देता है। और एलेस्टोरिक का मतलब है अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, मतलब एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करना है सबस्ट्रेट से, उसकी किसी और साइट से बाइंड करना है, वो हमारी एलेस्टोरिक साइट होती है। रिवर्सिबल इंटरेक्शंस का मतलब वही है कि जो एलेस्टोरिक मॉड्यूलेटर्स हैं वो बाइंड नहीं करते कोवेलेंटली, मतलब परमानेंट पार्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर एक दफ़ा बाइंड हो गया तो वो बाइंड ही रहेगा, परमानेंट पार्ट हो जाएगा, नहीं, वो कोवेलेंटली बाइंड नहीं करते, वो डिटैच हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिमम पीएच है, तो पीएच ऑफ कोर्स एक स्पेसिफिक रेंज है जिस पे ही एंजाइम काम कर सकता है। वो पीएच रेंज हमेशा आपको याद रखनी पड़ती है, 7-8 विद एक्सेप्शन लाइक पेप्सिन, और अमाइलेज 8.5 है, ट्रिप्सिन 7 to 8 होती है, और पेप्सिन 1.2-1.4 होती है। इसके अलावा इफेक्ट ऑन एंजाइम स्ट्रक्चर का मतलब है कि पीएच चेंज कर सकती है चार्जेस ऑन अमाइनो एसिड्स को। ऑफकोर्स एक्टिव साइड में माइनस चार्ज होता है, तो ये अमाइनो एसिड्स पे जो चार्ज होता है ना उसको ही अल्टर कर देती है, और उसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है। एंजाइम का स्ट्रक्चर जब इफेक्ट होगा तो वो अपने सबस्ट्रेट से ज्वाइन नहीं हो सकेगा, और जब वो बाइंड नहीं होगा तो वी ऑल नो कि एंजाइम की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। तो आपने याद रखना है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, वो हमारा पीएच होता है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि एंजाइम एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम कंसंट्रेशन के एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लाइक एंजाइम जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमें रिएक्शन मिलेगा। मतलब अगर 100 सबस्ट्रेट हैं
और 200 एंजाइम है, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि 100 एंजाइम है, 100 और 50 सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो एट लिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अल्टिल ये जो सेचुरेशन पॉइंट है सबस्ट्रेट का वो हमें ना मिल जाए। सेचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि इन सारे सबस्ट्रेट यूज़ हो चुके हैं। अब एंजाइम जितना भी हो, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी पे परफॉर्म नहीं होगी। ऐसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में बात कर चुके हैं कि एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब तक एंजाइम भी हो और जब तक सबस्ट्रेट भी हो। लेकिन at high substrate concentration, enzyme activity reaches a maximum और then remains constant। ऐसा नहीं है कि अगर enzyme 100 है और substrate भी 100 है तो एक वक्त ऐसा आएगा, नहीं। एग्जाम्पल हम ऐसे देते हैं कि अगर 100 enzyme है और उसमें हमारे पास 150 सबस्ट्रेट है, तो फिर जितने सबस्ट्रेट हैं वो 100 से ही बाइंड कर सकेंगे ना, एंजाइम तो 100 ही है। तो ये चीज़ होती है कि जितने भी सबस्ट्रेट हो, अगर एक एंजाइम ख़त्म हो चुका है तो फिर वो मैटर नहीं करता कि हम 200 सबस्ट्रेट ले आए, 300 सबस्ट्रेट ले आए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम की कंसंट्रेशन के। तो ये दोनों जो कंसंट्रेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, एक दूसरे से लिंक कर रही होती हैं, ठीक है। एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कैन एक्सर्ट अ रिटार्डिंग इफेक्ट ऑन एनी एंजाइम एक्शन। उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन है, तो एंजाइम इनहिबिशन डिक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी कहलाती है, आइदर बिकॉज द एंजाइम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और बिकॉज द एंजाइम वांट्स टू डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए कि हमें अब ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फीडबैक इनहिबिशन में हम हमेशा यही पढ़ता है कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन है, जो प्रोडक्ट है वो खुद ही जाके उसका जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है कि भाई अब प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत हूँ। तो फिर इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो ये इनहिबिशन होती है कि डिक्रीज़ हो जाती है एंजाइम की एक्टिविटीज़। ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम का कोई मसला हो गया है, पीएच वगैरह की वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, या फिर सिस्टम ही चाहता है कि भाई अब हमें ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट की, आप ना बनाओ। टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन में हमेशा 3 मेन टाइप्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। ये जो कॉम्पिटिटिव है इसमें हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के एंड देन वो बाइंड कर देता है एक्टिव साइट से। तो ये जो सबस्ट्रेट है और जो मॉलिक्यूल है जो इनहिबिट करने वाला है वो डायरेक्टली एक जैसे होता है बिल्कुल, तो वो फिर एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, तभी कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और ब्लॉक कर देते हैं एक्चुअल सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट को। रिवर्सिबिलिटी होती है, जितने ज़्यादा अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई सबस्ट्रेट 100 है तो एंजाइम के जो इनहिबिटर्स हैं वो 50 होंगे, तो फिर किसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बाइंड करेगा एक्टिव साइट के साथ? वो बाइंडिंग साइट लाइक वो सबस्ट्रेट के ज़्यादा चांस होंगे जो बाइंड करेगा एक्टिव साइट के साथ। तो ये चीज़ होती है कि रिवर्सिबिलिटी होती है, रिवर्सिबल होता है, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन ओवरकम दी इनहिबिशन। एग्जांपल है पेनिसिलिन, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और ये हमारे एमडीकैट में एमसीक्यू आया था, जो ब्लॉक कर देता है एंजाइम को जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग बैक्टीरियल सेल वॉल। इसके अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अकर होता है जब मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, वो होती है हमारी एलेस्टोरिक साइट, और इसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कम्पीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक अदर साइट से बाइंड कर रहा होता है। बाइंडिंग कॉज करता है चेंज इन द एंजाइम शेप एंड देन फिर एक्टिव साइट को अनअवेलेबल बना देता है सबस्ट्रेट के और रिड्यूस कर देता है एंजाइम की इफेक्टिवनेस को। एग्जांपल फीडबैक इनहिबिशन, जो एग्जांपल है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन को। क्यों? क्योंकि एक इनहिबिटर बाइंड कर रहा है दैन फिर वो एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है ताकि जो उसका सबस्ट्रेट है वो बाइंड ही ना हो सके, और इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसके अलावा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अकर होती है जब इनहिबिटर बाइंड करता है ओनली टू द सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये टाइप ऑफ इनहिबिशन हमेशा अकर होती है रिएक्शन में विद 2 और मोर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है, वैसे ना बहुत बहुत फसूल है, अनकॉम्पिटिटिव कोई नॉन कॉम्पिटिटिव कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमेशा अकर होगी जब रिएक्शन में 2 और मोर सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट होंगे। तो फिर क्या होगा कि जो इनहिबिटर है वो बाइंड करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। ऐसा नहीं है कि वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए, कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाए, नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा और दैन फिर ये कहलाएगा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
सिग्निफिकेंस क्या होती है? ये कंट्रोल करता है मैकेनिज्म को, लाइक एंजाइम इनहिबिशन सर्व एज अ मेजर कंट्रोल मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं और हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट कम है, तो वो फिर भी रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। ड्रग डिस्कवरी भी इसी की वजह से हुई है, इनहिबिशन यूज़ होती है स्ट्रैटेजी में फॉर ड्रग डिस्कवरी, एंड देन इसी की वजह से हम यूज़ कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट बन चुका है, अब हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सा एंजाइम इस पे काम कर रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं। मेटाबॉलिक पाथवे अंडरस्टैंडिंग है, हम इनहिबिशन हमेशा हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द मेटाबॉलिक पाथवेज, लाइक आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट, और जो कंडीशंस हैं जो क्रिटिकल होती हैं फॉर कैटालाइसिस, वो हमें पता चल रहा होता है बाय द इनहिबिशन, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को इनहिबिट कर रहे हैं, दैन फिर हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ है जो नहीं हो रही है। आपने एक अगर लाइपेज को इनहिबिट कर दिया है, तो अब हमें पता है ना कि लाइपेज इनहिबिट हो गया है, तभी हमारा जो फैट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इससे हम डिस्कवर कर सकते हैं कि क्या चीज़ है जो काम कर रही है और क्या चीज़ है जो काम नहीं कर रही। फीडबैक इनहिबिशन है, वो टाइप है बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म की जिन पे एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, और फीडबैक इनहिबिशन एक रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस है। इसके अलावा फीडबैक इनहिबिशन रेगुलेट करता है मोस्ट एंजाइमेटिक पाथवेज को। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट जब ज़्यादा बन गए हैं तो उसकी वजह से ये अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, और उसकी वजह से हमें फजूल के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में वैसे ना ये एमडी-कैट में इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे ताकि आप लोग अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर लो, कोई एमसीक्यू आ जाता है तो वो अच्छे से आसानी से हो जाए। तो एंजाइम क्लासिफाइड होता है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो परफॉर्म होता है, और सबस्ट्रेट दे एक्ट ऑन, लाइक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिएक्शन टाइप। ऑक्सीडोरिडक्टेज ऑफ कोर्स परफॉर्म कर रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें मैं क्या बताऊँ, ट्रांसफरेज का मतलब है एक सब्सटेंस से वो अनदर सब्सटेंस की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है किसी भी एक ग्रुप को। हाइड्रोलेज है जो ब्रेक करता है बॉन्ड को यूजिंग वाटर, आप हमेशा पढ़ते ही हैं, हमेशा हमने जब भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ा है तो हमने 2 रिएक्शन पढ़े हैं, तो यही चीज़ है। लाइज है जो कैटलाइज करता है ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड, ये मैं थोड़ी सी बता देती हूँ आपको, कोई मसले वाली बात नहीं है। आइसोमेरेज है जो कैटलाइज करता है इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स को। आइसोमेरेज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, तो ये दोनों आइसोमर होते हैं ना, तो आइसोमर्स पे जो काम करता है वो आइसोमेरेज कहलाता है। और लाइगेज है जो ज्वाइन करता है 2 मॉलिक्यूल्स को टुगेदर, तो उसको आप कह रहे होता है लाइगेज। लाइक मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बना रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइगेज बना रहे हैं। अगर मोनोमर्स अगर पॉलीमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइज, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करता है स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स को। ये चीज़ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप हमेशा पढ़ते ही आएंगे। ये जो एडिशन होती है हाइड्रोजन की वो होती है रिडक्शन में, या फिर रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, या फिर ये जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये कम हो जाता है रिडक्शन में, बढ़ जाता है ऑक्सीडेशन में, तो ये चीज़ है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन एंजाइम की बेस्ड ऑन दी सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे प्रोटीज और लाइपेज ग्लाइकोसाइडेज आ जाता है, जॉइन करता है कार्बोहाइड्रेट पे। ट्रिप्सिन पेप्सिन प्रोटीन है, प्रोटीज जो प्रोटीन पे काम करता है। लाइपेज ऑफ कोर्स वो है जो परफॉर्म करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स इनटू ग्लाइसरॉल इन द फैटी एसिड्स। इसके अलावा माइलेज है, जॉइन करता है माइलोज में टू कन्वर्ट इनटू माल्टोज। माल्टेज सक्रेज लक्टेज है, लक्टोज पे काम करता है, सक्रोज माल्टोज सेलुलोज, तो ये चीज़ है। स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो बेस्ड करते हैं ऑन दी सबस्ट्रेट। न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें हमारे पास डीएनए आ जाता है, और एटीपी है, आरएनए है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें आप हमेशा बात करते हैं अबाउट दी आरएनएस, डीएनएस, एटीपीज, तो ये चीज़ है। सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चैप्टर, और इन माय ओपिनियन ऐसे पॉइंट वाइज ज़्यादा समझ आ जाता है, दैट्स वाई मैंने पॉइंट में लिखा था। लेकिन अगर किसी को कोई मसला हो तो यू कैन आस्क, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे मैं आगे और ज़्यादा उसमें चेंजिंग कर दूँगी। पैरा वगैरह ज़्यादा समझ आते हो तो फिर आपने ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह यू ऑल विल टेक केयर, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ।